चीनी के निर्यात पर लगी रोक को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इस पर फैसला अक्टूबर में हो सकता है। सरकार पहले गन्ने की फसल का आकलन करना चाहती है, देखना चाहती है कि मौसम की मार से असर की फसल तो प्रभावित नहीं होगी तो कितनी होगी। उसके आधार पर चीनी उत्पादन का आकलन किया जाएगा और तय किया जाएगा कि देश से चीनी का निर्यात खोला जाए या भी नहीं। सर, मौजूदा नीति लागू रहेगी या आपको लगता है निर्यात खुलेगा? चीनी के निर्यात को लेकर सरकार असमंजस में है। ये माना जा रहा है कि मानसून का जिस बार का स्वभाव है, जिसमें बारिश शुरुआत में हुई थी, उसके बाद अब सूखे की स्थिति बन रही है, ये स्पष्ट नहीं है शुभम की यील्ड कितनी होगी, चीनी का उत्पादन कितना होगा, गन्ने से कितनी चीनी बनाई जा सकेगी। और स्थिति शायद अक्टूबर में जब कुछ आंकड़े आने लगेंगे क्रशिंग के, जब क्रशिंग सीजन शुरू होता है, जो पेराई सत्र कहा जाता है चीनी का, वो शुरू होता है, उसके बाद ये अनुमान होना शुरू होगा कि चीनी का निर्यात खोला जाए कि नहीं। पर संकेत ये है कि जो गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। महाराष्ट्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा सूखे की स्थिति में है, बल्कि वहाँ क्लाउड सीडिंग की भी बात हो रही है, जिससे कि बारिश कृत्रिम रूप से कराई जा सके। तो अगर महाराष्ट्र में सूखा गहराता है, पानी की कमी गहराती और मानसून जो जिस तरह से बिखर रहा है और अब अगस्त खत्म हो रहा है, तो फिर चीनी का निर्यात खुलने की गुंजाइश ना के बराबर है। सरकार सोचिए इधर देखती होगी तो उसे दिखता होगा टूटता हुआ निर्यात, तो लगता होगा यार जो चीज़ें निर्यात हो रही हैं उनका खोला जाए निर्यात और निर्यात को थोड़ा सहारा दिया जाए। लेकिन जब इधर देखती होगी तो दिखता होगा उसे बिगड़ता हुआ मॉनसून, और इस बिगड़ेल मॉनसून की वजह से प्रभावित होता उत्पादन। तो फिर चीनी का भी निर्यात खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस पर फैसला अक्टूबर में पता चलेगा। मॉनसून फिलहाल क्या कर रहा है? अगस्त के दौरान मॉनसून की बरसात में आई कमी की वजह से खरीफ फसलों की उपज घटने की आशंका बढ़ गई है। कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। आप फूड की किसी भी दुकान पर चढ़िए, आप तिलहन की दुकान पर चढ़िए, आप चीनी की दुकान पर चढ़िए, आप अनाज की दुकान पर चढ़िए, महंगाई का बोर्ड हर जगह लगा है। अगस्त के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 33% कम बरसात हुई। कई राज्य ऐसे हैं जहां बरसात की कमी 50% से ज़्यादा है। महाराष्ट्र में सामान्य के मुकाबले 60% कम बरसात हुई है। महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है अभी अंशुमान जी ने बताया। शुगर केन ले लीजिए, हॉर्टिकल्चर ले लीजिए, सबके लिए महाराष्ट्र बड़ा राज्य है। वहां पर 60% कम बरसात दर्ज की गई है। अगस्त में कम बरसात की वजह से पूरे मानसून सीजन में बारिश की कमी बढ़कर अब 9% पहुंच गई है। 1 जून से 30 अगस्त तक देश में औसत 628.7 मिलीमीटर बरसात हुई है। होनी कितनी चाहिए थी? 693.9 मिलीमीटर। बरसात की कमी की वजह से खरीफ उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है, और खरीफ का उत्पादन घटा तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पहले ही भड़की हुई महंगाई और बढ़ सकती है, स्पेशली खाद्य महंगाई। सर, अब यहाँ से मानसून की आपको क्या तस्वीर बनती दिख रही है? मानसून का की जिस तस्वीर पे हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, हम आपको बराबर बता भी रहे हैं। अब अगर इस समय भारत में आप मानसून का नक्शा देखें, भारत में रेनफॉल का, और इस नक्शे को अगर आपने जुलाई के अंत में देखा हो तो आपको दिखाई देगा, ये नक्शा आपके सामने है। अगर आपने जुलाई की शुरुआत के अंत में इस मैप को देखा होता शुभम, तो ये सारा जो हिस्सा आपको पश्चिम का पूरा हिस्सा दिख रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान से लेकर केरल तक का ये हिस्सा। इसमें खासतौर से केरल थोड़ा कम था, पर ये गुजरात के आसपास का महाराष्ट्र का इलाका था जहाँ अतिवृष्टि की स्थिति थी, जहां पर भारी बाढ़ की स्थिति थी, और सेंट्रल इंडिया में भी थोड़ी बहुत बारिश की स्थिति थी। पर आज लगभग 60% हिस्सा जब फसलें पकने को के स्थिति में है, तो डिफिशिएंट रेन में पीला हिस्सा जो बता रहा है कि बड़ा डिफिशियंसी है, 99 से 60% तक की, 60 से 99% तक की डिफिशियंसी, और लाल हिस्सा बता रहा है कि बारिश की कमी 20 से 60% के आसपास है। यानी करीब करीब इस मैप में 60 से 70% भारत का कृषि क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहा है, और यही वो अजीब सी परिस्थिति है जो भारत में बनी है। और शायद भारत ने इस तरीके का फ्लैश ड्राउट, इस तरीके की फ्लैश पानी की कमी पहली बार देखी कि जब 1 महीने पहले जिन इलाकों में बाढ़ थी उन इलाकों में अब सूखे की स्थिति। और मानसून की तस्वीर खरीफ के उपज में चौतरफा गन्ना, चावल, दलहन और तिलहन, इन चारों को, और इसके साथ जो बाकी फसलें हैं कपास वगैरह, उन पर भी असर कर रही है। तिलहन के मामले में ज़्यादा चिंता है, उस पर शुभम आपको कुछ और जानकारी भी देंगे। खरीफ सीजन में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाले तिलहन, सोयाबीन पर भी कम बरसात की मार पड़ रही है। सोयाबीन उद्योग के संगठन सोपा का कहना है कि सभी प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में अगर तुरंत बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन की पैदावार घट जाएगी। बारिश की कमी की वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन की फसल पर मार पड़ने की आशंका है। इन तीनों राज्यों में सोयाबीन का अधिकतर उत्पादन होता है। सर, तिलहन के मोर्चे पर भी अब महंगाई
दिखने लगी है। और 8 साल का सबसे खराब मानसून सबसे ज्यादा भारत की उस फसल को प्रभावित करने वाला है जहां हम वैसे भी आयात निर्भर थे तिलहन को। पिछले पूरे साल अगर आप मनी सेंट्रल देखते रहेंगे तो हम लगातार आपको तिलहन के आयात की खबरें बताते रहे। सरकार लगातार कभी आयात की मूल्य बदलती है, कभी उसके स्टॉक लिमिट लगाती है, कभी प्रोत्साहन देती है आयात के लिए। भारत पूरी तरह से खाने के तेल के लिए अपनी काफ़ी ज़रूरतों के लिए 60% ज़रूरतों के लिए इम्पोर्ट पर निर्भर है। और अब तिलहन के मोर्चे से जो खबर आ रही है 60 साल के सबसे कमज़ोर मानसून को लेकर, ये जो ड्राईनेस या जो सूखे की संभावना हमने आपको दिखाई है, ये तिलहन का आयात बढ़ाने के तौर पर सामने आएगी। और भारत में जैसे जैसे मानसून के पिछड़ने की, कमज़ोर होने की और सूखे की संभावनाएं बढ़ना शुरू होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तिलहन की ऑयलसीड्स की कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से है। तो तिलहन का मोर्चा भी अब खाद्य बास्केट में ऐसा दिख रहा है कि महंगाई के नए दौर के साथ आएगा। हालांकि पिछले साल के इंटरवेंशन के बाद बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में हमने अभी तक महंगाई में बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी थी। महंगाई के आंकड़े में जो खुदरा महंगाई का आंकड़ा आता है उसमें खाद्य तेल की महंगाई का कंट्रीब्यूशन लिमिटेड था, लेकिन अब खरीफ की फसल के आंकड़े के आधार पर अगर आप देखें तो महंगाई में इसका योगदान बढ़ने वाला है। मॉनसून सीजन में अब तक हुई सामान्य से कम बरसात की भरपाई सितंबर में नहीं हुई तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कम बरसात से खरीफ का उत्पादन प्रभावित होगा और उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग घटेगी। क्यों घटेगी? देखिए, बारिश कम होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो फसल कम हुई, फसल कम हुई तो बिकी कम तो आय कम हुई। अब जब आय कम हुई तो बाजार में खरीदेंगे नहीं तो ये पहिया ऐसे सुस्त पड़ जाएगा। पूरे देश में महंगाई ज़्यादा होने की आशंका बढ़ जाएगी और आशंका जताई जा रही है कि बरसात की कमी रही तो एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, साथ में ऑटो बिक्री पर भी असर पड़ेगा। गोल्ड की मांग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि गोल्ड की 80% जो मांग है वो गांव से ही निकलती है। सर, त्योहारों को लेकर भी, त्योहार सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं भारत में और सबसे ज़्यादा ये 3 महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर तरह से कंपनियों के लिहाज से देखिए, खरीद के लिहाज से देखिए, इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिहाज से देखिए, यहाँ पे भी संकट बनने लगा। त्योहारों पर खराब और कमज़ोर मानसून का साया है। और जब आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज सरकार की तरफ से जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाएंगे और उसमें पहली तिमाही के आंकड़ों में शायद तस्वीर थोड़ी बेहतर दिखाई दे सकती है। इस रोशनी में अगर आप देखें कि पहली तिमाही में भारत में करीब 12 से 13% की ग्रोथ रेट एफएमसीजी की डिमांड में, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जो जिन उपभोक्ता सामानों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी थी और इसलिए शायद उसका रिफ्लेक्शन हमको जीडीपी के आंकड़े में भी दिखाई देगा तिमाही के। लेकिन अगली ही तिमाही खराब मानसून की तिमाही है, पार्शियली सूखे की तिमाही है, बहुत देश के बड़े हिस्से में बाढ़ और मौसम की उथल पुथल की तिमाही है। और इसलिए अब कंपनियां त्योहारी सीजन को लेकर अपने उत्साह के स्तर को थोड़ा रेगुलेट कर रही हैं, उसे सीमित करने की कोशिश कर रही हैं। कारों की बिक्री को लेकर चिंता है क्योंकि ग्रामीण इलाकों से मांग नहीं निकलेगी। बाइक्स की बिक्री को लेकर चिंता है। गोल्ड की डिमांड को गिरने की संभावना है। और इसके अलावा एफएमसीजी कंपनियां भी ये देख रही हैं कि त्योहारी सीजन शुरू होने तक क्या लोगों की जेब में इतने पैसे होंगे कि वो उतने उत्साह के साथ त्योहार में खरीदारी कर सकें जिसकी उम्मीद उन्होंने की थी। यहाँ एक और स्पॉइलर है, यहाँ एक और खलनायक है, वो है महंगाई। जो खाद्य बास्केट की महंगाई अब लोगों की सामान्य खपत की, जो बेहतर जिंदगी को बेहतर करने की खपत की जरूरत है, उन पर भी भारी पड़ रही है। तो कंपनियों को ये भी दिख रहा है कि खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं कि लोगों के लिए के बजट से बाहर है और इसलिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, एफएमसीजी की या ऑटोमोबाइल्स की या इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में इस बार त्योहारी मौसम में उतना उत्साह शायद ना नजर आए। देखिए, ये उत्साह नज़र नहीं आएगा, ये बात है अगली तिमाही की। और इस वित्त वर्ष के, मौजूदा वित्त वर्ष जिसमें हम चल रहे हैं, इसकी पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के नतीजे आ जाएंगे। जीडीपी के नंबर हमें पता चलेंगे। चर्चा ये है, अनुमान जो है वो ये है कि 7.5% से ज़्यादा की जीडीपी दर रह सकती है। हम जब तक ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक, क्योंकि आंकड़े आए नहीं हैं, इसके बाद आंकड़े आएंगे, 7.5% के आसपास का अनुमान है। तो जो भी आंकड़े आएंगे इस पर हम आपको कल डिटेल में चर्चा करेंगे और खोज के लाएंगे कि हाँ, जीडीपी के आंकड़ों में क्या कुछ ऐसा छुपा है जो आपको जानना ज़रूरी है। इस बार रबी सीजन में देश के जेनेटिक मॉडिफाइड यानी जीएम खेती होने की देश में कोई संभावना नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार ने जीएम सरसों के पर्यावरण मंजूरी के आदेश पर रोक लगाने को हटाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जीएम सरसों को हरी झंडी देने से पहले इसकी वजह से पर्यावरण पर होने वाले असर का पता करना जरूरी है, क्योंकि इसकी खेती शुरू होने के बाद अगर पर्यावरण को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कैसे होगी ये पता होना चाहिए। सर, अब क्या सरकार को दिक्कत आएगी इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट? सरकार को झटका लगा है जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के उत्पादन को लेकर, और खासतौर से सरकार इस समय, या भारत के खाद्य अर्थव्यवस्था में इस समय जबकि मानसून खराब है, कमज़ोर है, सूखे की संभावना है। तिलहन के बारे में भी आपको शुभम ने विस्तार से बताया कि तिलहन की फसल को लेकर क्या स्थिति और आयात का खतरा है। ऐसी स्थिति में सरकार ये चाह रही थी कि शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम फूड्स की
की पे जो रोक लगी है उसमें सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाए। पर यह मामला पिछले करीब करीब 6-7 सालों से दोनों जगह फंसा हुआ है। सरकार कभी इसके पक्ष में होती है और कभी इसके विपक्ष में होती है। अब सरकार इसके पक्ष में है, पर अदालत का मानना यह है कि इस तरीके की फसलों का इस्तेमाल करने से पहले पर्यावरण पर और फसलों पर इसके असर को ध्यान रखा जाए। जेनेटिकली फूड्स या जेनेटिक फूड्स विवाद का विषय है। पूरी दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की राय है। हालांकि सरकार का एक कहना था कि प्रायोगिक तौर पर 8-10 स्थानों पर इसकी खेती की मंजूरी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उस पर भी तैयार नहीं हुआ।